डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस डिस्कस करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट तो कंप्लीट कर चुके हैं हम, ओके, प्रीवियस क्लासेस में। अब हमारा जो पार्ट बचा हुआ है वो है कैपेसिटेंस वाला पार्ट। तो हम इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड दूसरा कैपेसिटेंस। तो पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है जैसा कि मैंने बताया। अब दूसरा पार्ट कैपेसिटेंस हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम पार्ट 2 कैपेसिटेंस पे चर्चा करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, ओके। तो कैपेसिटेंस में हम सबसे पहले उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने पहला टॉपिक हेडिंग बना लिया है, चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कंडक्टर की यानी कि मेटल बॉडी की अपनी एक चार्जिंग कैपेसिटी होती है। इट मीन्स हम उस पर एक सर्टेन लिमिट तक ही चार्ज स्टोर कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, वो उसकी कैपेसिटी होती है, ओके। जितना चार्ज किसी कंडक्टर पर जमा किया जा सकता है वो उस पर्टिकुलर कंडक्टर की कैपेसिटी है कि वो कितना चार्ज अपने ऊपर होल्ड कर सकता है, ओके, कोई बात नहीं। तो चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर को समझने के लिए हम सबसे पहले बेटा एक आइसोलेटेड कंडक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे कैसा एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों? एक आइसोलेटेड कंडक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं। आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब हुआ एक सिंगल कंडक्टर, ओके। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया एक सिंगल कंडक्टर का, ओके। ये हमने एक सिंगल कंडक्टर का एग्जांपल ले लिया। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो चिड़िया जैसा बना हुआ है ये, तो इसका मतलब ये है कि इस कंडक्टर का एक आर्बिट्रेरी शेप है, इसका कोई डिफाइन शेप नहीं है, ठीक है, हमने ऐसे ही मान लिया। अगर डिफाइन शेप होता तो क्या होता, ये स्फेरिकल हो सकता था, क्यूबिकल हो सकता था, बट यहाँ पे डिफाइन नहीं है, आर्बिट्रेरी है, इसका कोई नाम नहीं दे सकते, रैंडम शेप है, ओके। चलो ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर पे अगर हम अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपने इसका बेसिक पढ़ा भी है। अगर इस पर्टिकुलर कंडक्टर पर, इस आइसोलेटेड कंडक्टर पर, आइसोलेटेड कंडक्टर मीन्स बेटा बोले तो मेटल बॉडी, आइसोलेटेड कंडक्टर बोले तो मेटल बॉडी। अपन को पता चल गया है कि आइसोलेटेड कंडक्टर हम किसी मेटल बॉडी को बोल रहे हैं, ओके। आइसोलेटेड मीन्स सिंगल कंडक्टर है, आइसोलेटेड मीन्स ये एक सिंगल कंडक्टर है और वैक्यूम में रखा हुआ है, इसके आसपास कोई मीडियम नहीं है, ओके। अभी ऐसा एग्जांपल लिया गया, ठीक है। तो आइसोलेटेड कंडक्टर पर अगर हम चार्ज जमा करें तो चार्ज कुछ इस तरह इस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है आके। अच्छा, इस पर चार्ज जमा करें इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज इस पर लाके स्टोर करें इसका मीनिंग क्या हुआ? तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ा ही है, ज़रा ध्यान देना, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा जानकारी नहीं भी है तो यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। हम कभी भी किसी बॉडी पे लाके चार्ज जमा करते हैं तो रेफरेंस पॉइंट क्या लेते हैं बेटा? रेफरेंस पॉइंट हम लोग लेते हैं इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी पर हम इन्फिनिटी से लाके चार्ज जमा कर रहे हैं, ओके, चार्ज स्टोर कर रहे हैं, तो ठीक है। तो हमको मालूम है कि जो इस कंडक्टर की शार्प एजेज होंगी, जो इस कंडक्टर की शार्प एजेज होंगी वहाँ पर चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी। पहली बात तो एक बात और आप ध्यान रखें, दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ कि जब भी किसी कंडक्टर पे हम चार्ज स्टोर करते हैं तो वो चार्ज उसकी सरफेस पे रिजाइड होता है, ना कि इंटीरियर वॉल्यूम में। इंटीरियर वॉल्यूम में कंडक्टर में कोई चार्ज नहीं होता, टोटल चार्ज कहाँ रिजाइड होता है? सरफेस पे होता है, ओके। तो सर यहाँ सरफेस पे चार्ज ऐसे जमा हो जाएगा और जो शार्प एजेज हैं वहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा, घबराना नहीं, बिल्कुल देखते रहना है। इस तरह जहाँ जहाँ पर शार्प एजेज हैं वहाँ चार्ज का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो जैसा कि बेटा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर इस कंडक्टर को हम कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर दें तो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। कैसे सेक्शंस में कैसे डिवाइड करना है, ज़रा इस बात को समझते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम इस कंडक्टर को देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब ए पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं बी पॉइंट। ए से लेके बी पॉइंट का हिस्सा देखें हम लोग, ये पार्ट देखें, तो इस पार्ट में चार्ज का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ओके, सबसे ज़्यादा। अगर कोई दूसरा हिस्सा लें, जैसे हम ये वाला हिस्सा ले लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट सी मान लेते हैं और एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर डी मान लेते हैं, तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में देखो चार्ज की डेंसिटी बहुत कम है, यहाँ पे बहुत कम चार्ज है, ठीक है। और अगर इस पर्टिकुलर सेगमेंट को देखें यहाँ पर बेटा, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी रिलेटिवली सीडी सेक्शन से ज़्यादा है, इसको भी कुछ मान लेते हैं।
मान लो इसको हमने मान लिया EF सेक्शन। ओके, तो अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो AB सेक्शन में चार्ज की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, CD सेक्शन में चार्ज की डेंसिटी सबसे कम है, और EF सेक्शन में चार्ज की डेंसिटी EF सेक्शन में चार्ज की डेंसिटी AB और CD के बीच में है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी को बोल दूँ सिग्मा 1, हाँ ठीक है, तो कंडक्टर पे सरफेस पे चार्ज रिजाइड हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इस चार्ज डेंसिटी को, इस पर्टिकुलर चार्ज डेंसिटी को क्या नाम दिया था हमने उस सेक्शन में, हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम सिग्मा से नोटेट करते हैं। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हमें समझना है। तो हम देख रहे हैं AB सेक्शन में सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी को ही हमने, क्योंकि चार्जेस सरफेस पे रिजाइड हैं तो हमने सरफेस लिख दिया। ओके, तो ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी AB सेक्शन में सबसे ज़्यादा है, EF सेक्शन में उससे कम है, और CD सेक्शन में तो सबसे कम है। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर एक और बात समझी जा सकती है, अगर इस सार पेज का हम एक सेक्शन लें और यहाँ पर हम इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना चाहें, देखिए ज़रा, तो यहाँ पर अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना चाहें तो बहुत कम आएगा, R1 मान लेते हैं इसको। देखो यहाँ पर अगर हम इस सेक्शन का रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना चाहें तो रिलेटिवली AB सेक्शन से थोड़ा ज़्यादा है, इसको हमने मान लिया R2। ओके बेटा, और इस सेक्शन का तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं ज़्यादा है, इसको हमने मान लिया R3। मतलब जो हमने कर्व यहाँ पे माना, उसी कर्व के कॉरेस्पॉन्डिंग पूरा सर्कल पूरा करते हुए हमने उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लिया। तो इस सेक्शन का लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 माना है, इस सेक्शन का लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 माना है, और इस सेक्शन का लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या माना है, R3। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस कंडक्टर में R3 इज ग्रेटर देन R2 इस ग्रेड की डेंसिटी एज्यूम कर लें, हम मान लें कि इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है, इस पर्टिकुलर सेक्शन का चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, इस पर्टिकुलर सेक्शन का चार्ज डेंसिटी सिग्मा 3 है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 3। इट मीन्स जहाँ पर लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम है वहाँ पर चार्ज का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, या सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, राइट। तो हम यहाँ पर एक रिलेशन लिख सकते हैं लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी के बीच में, ये बोर्ड में आता भी है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। तो अभी तक बच्चों हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि किसी भी आर्बिट्रेरी कंडक्टर पे शार्प एजेज पे चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ओके, और फ्लैट जोन में चार्ज की डेंसिटी कम होती है। ओके, एंड फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन of electric potential and field of a conductor, आपने पढ़ रखा है कि कंडक्टर के सरफेस के नियर बाई पॉइंट पे, जरा ध्यान देना, यहाँ नियर बाई पॉइंट पे मान लो मैं यहाँ पर कोई पॉइंट P1 मान लेता हूँ, यहाँ पर मैं कोई पॉइंट P2 एज्यूम कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं कोई पॉइंट P3 एज्यूम कर लेता हूँ। जरा मेरी बात समझने की कोशिश करना बेटा। तो मैंने यहाँ पर AB सेक्शन के करीब एक पॉइंट P1 माना है, EF सेक्शन के करीब P2 पॉइंट माना है, और CD सेक्शन के करीब एक पॉइंट P3 माना है। तो हमने पहले पढ़ रखा है कि जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो ऐसे दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो बच्चे भूल चुके हैं वो घबराएं नहीं, वो यहाँ से ये फॉर्मूला याद करके आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला रिलेशन ये हमको याद होना चाहिए जो अभी हमने समझा, दूसरा रिलेशन ये हमको याद होना चाहिए जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बट यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से याद कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर होता है चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट क्या है,
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अगर हम P1 पॉइंट, और आप ये जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो कंडक्टर के नॉर्मल होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कंडक्टर पे होती हैं वो कंडक्टर से नॉर्मल डायरेक्शन में होती हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, ऐसी होगी। ओके, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होगी कुछ इस डायरेक्शन में होगी। ओके, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। अब आप यहाँ देख पा रहे होगे कि मैंने एक वेक्टर थोड़ा बड़ा बनाया है, बाकी दूसरे वेक्टर को उससे छोटा और तीसरे वेक्टर को उससे छोटा। मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैं ये बता सकूं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन द्वारा जो जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा है, इस पर्टिकुलर सेक्शन द्वारा जो जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ी कम है, और इस सेक्शन की तो सबसे कम है इन तीनों में। ओके, इन तीनों सेक्शन में यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड 4 है। ओके, तो मैं यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में मान लेता हूँ E1 है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में मान लेता हूँ E2 है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को मान लेता हूँ मैं E3 है। तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि इन तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को फॉर्मूले से लिख कर दिखाओ, यहाँ से लिख के दिखाओ, तो आप बोलोगे सर वो तो मेरे लिए बहुत आसान है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मुझे E1 लिखना होगा, मुझे यहाँ से E1 लिखना होगा, तो मैं E1 को कैसे लिखूँगा? E1 को लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा? बोलो बेटा, E1 को क्या लिख दोगे आप? हाँ हाँ, ज़रा सोचो सोचो सोचो, क्या लिखोगे? हाँ बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हो तुम, क्या लिखोगे? सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड बेटा। और यहाँ पर E2 की वैल्यू क्या लिखोगे? E2 की वैल्यू क्या लिखोगे? सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। और E3 की वैल्यू क्या लिखोगे? शाबाश, बता दो बता दो बता दो, सिग्मा 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ तक हो गया, अब इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो अब तक हमने क्या सीखा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहला फैक्ट जो बोर्ड में आता भी है, अगर इतना भी याद रहेगा 1 मार्क्स मिल सकता है। दूसरा फैक्ट, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस तरह से हमने उसके रिलेशंस बिठाए हैं AB सेक्शन के लिए, EF सेक्शन के लिए और CD सेक्शन के लिए। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। ये कंडक्टर आइसोलेटेड कंडक्टर है, इट मीन्स ये अभी कहाँ रखा हुआ है बेटा? वैक्यूम में रखा हुआ है, किसी मीडियम में नहीं है। ओके, वेरी गुड। हम इसी कंडक्टर को यहाँ से उठा के किसी मीडियम में प्लेस कर दें, मेरी बात पे ज़रा ध्यान देना। इस आइसोलेटेड कंडक्टर को अगर हम कहाँ प्लेस कर दें बेटा? मीडियम में प्लेस कर दें, तो क्या होने वाला है, ज़रा इस बात पे गौर करिएगा। अगर हम मीडियम में प्लेस कर दें तो क्या होगा? इसी कंडक्टर को उठाकर किसी मीडियम में प्लेस कर दें। चलो ठीक है, तो सर किस मीडियम में प्लेस करोगे? मान लो इसको हम एयर के अंदर रख देते हैं। ओके, तो अभी हमने इसको किस में प्लेस कर दिया बेटा? एयर में प्लेस कर दिया। तो हम समझ गए, अब इस कंडक्टर के आसपास एयर के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। इस कंडक्टर के आसपास क्या अवेलेबल हैं बच्चों? एयर के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। अब जो इन पॉइंट्स पर एयर के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे, जो आसपास यहाँ एयर के मॉलिक्यूल अवेलेबल होंगे, जो यहाँ एयर के मॉलिक्यूल अवेलेबल होंगे बेटा इस कंडक्टर के आसपास, जो एयर के मॉलिक्यूल इस कंडक्टर के आसपास अवेलेबल होंगे, मैं 4 बार यही बात बोल चुका है जिससे आपको ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो वो जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे वो न्यूट्रल होंगे। ओके, और क्योंकि ये कंडक्टर चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो यहाँ पे एयर का मॉलिक्यूल होगा वो मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सेक्शन में ये भी हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। पोलराइज्ड मीन्स, आप ज़रा इसको बात को समझना, जो एयर का मॉलिक्यूल है या एटम है, एटम की बात करते हैं, जो एयर का एटम है वो कुछ ऐसा स्फेरिकल शेप का है, और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है उस एटम के बिल्कुल सेंटर पे है। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब ऐसा मान सकते हैं कि एयर का जो एक एटम है, एयर पार्टिकल का, वो कुछ ऐसा है कि बीच में तो न्यूक्लियस है और सराउंडिंग में बोलो बेटा नेगेटिवली चार्ज क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और दोनों का सेंटर यहाँ बिल्कुल बीचों बीच में है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ये पढ़ चुके हो आप लोग। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से ये जितने भी एयर के एटम हैं ये सब हुआ क्या कि जो हमारा एयर का एटम था वो एक डाइपोल में कन्वर्ट हो चुका है। किस में कन्वर्ट हो चुका है बेटा? डाइपोल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो डाइपोल्स पे नेट चार्ज क्या है? 0 है, कोई दिक्कत नहीं। इससे इस एटम से कोई भी चार्ज बाहर नहीं निकला है, बस एटम का जो शेप है वो मॉडिफाई हो गया, मतलब वो स्फेरिकल शेप से, इस टाइप की स्फेरिकल शेप से वो किस में कन्वर्ट हो गया है? थोड़ा
बोलो, अंडाकार शेप में, कुछ एलिप्टिकल शेप में कन्वर्ट हो गया है। ओके, ठीक है, इसको हम डाइपोल बोलते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब आप ये सोचो कि आप यहाँ से पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू इस कंडक्टर के ऊपर बढ़ाते जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो। इट मीन्स जो चार्ज की वैल्यू है इस कंडक्टर पे कंटिन्यूसली आप इंक्रीज करते जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है इस कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज की डेंसिटी भी क्या होती जाएगी बेटा, क्या होती जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल सही अनुमान लगा रहे हो तुम, वेरी गुड, इंक्रीज होती जाएगी। और इंक्रीज होते 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 इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वो इस वाले सेक्शन का सबसे पहले बढ़ेगा, और उससे कम इस सेक्शन का बढ़ेगा, और उससे भी कम इस सेक्शन का बढ़ेगा, और भी सेक्शंस हैं जिनकी बात मैंने अभी यहाँ नहीं करी है। ठीक है, तो जो ये शार्प एज है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस शार्प पॉइंट के आसपास जस्ट कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो एयर पार्टिकल्स के नेगेटिव चार्ज के ऊपर, किसके ऊपर बेटा? एयर पार्टिकल के नेगेटिव चार्ज के ऊपर स्ट्रेचिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाती जाएगी, बढ़ाती जाएगी, बढ़ाती जाएगी, और वो स्ट्रेचिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो स्ट्रेचिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि एक पर्टिकुलर वैल्यू जो आपने पढ़ रखी है, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर के आसपास होगी, 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर के आसपास होगी, इस एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास पहुंचेगी, तो ये स्ट्रेचिंग फोर्स इस नेगेटिव चार्ज पे, अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ये डाइपोल ब्रेक होने की कंडीशन में पहुंच जाएगा, और ये ब्रेक भी हो जाएगा, इस वैल्यू को अचीव करते ही ये ब्रेक हो जाएगा, और इसके ब्रेक होते ही ये यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है इस डाइपोल के अंदर का, ये जाकर यहाँ से फ्री होकर, स्ट्रेच होकर हमारे कंडक्टर के पॉजिटिव चार्ज को क्या करना स्टार्ट कर देगा? न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देगा। ये चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकल कर, ये डाइपोल ब्रेक हुआ, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकल के कहाँ पहुँच गया? ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पहुँच गया? कंडक्टर के ऊपर, और वो कंडक्टर के पॉजिटिव चार्ज को क्या करना स्टार्ट कर देगा? न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे ही अब हम ये कह सकते हैं, इस पूरे कंडक्टर की बात करें तो सबसे पहले ए बी सेक्शन पे, ए बी सेक्शन इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस कंडक्टर, तो ए बी सेक्शन से चार्ज लीक होना स्टार्ट हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज लीक होना स्टार्ट हो गया। या तो ऐसे बोल सकते हैं, या इसको यही बोल सकते हैं कि उसके आसपास का डाइपोल नेगेटिव चार्ज वहाँ से निकल कर आके इसको न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप इस पर अगर फर्दर चार्ज जमा करते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, अब उस पर जमा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ से लीकेज स्टार्ट हो गई। मतलब जो मैक्सिमम लिमिट थी चार्ज जमा करने की वो आपकी पूरी हो चुकी है। अब उससे ज़्यादा, अब मैक्सिमम लिमिट क्या थी? मैक्सिमम लिमिट ये थी कि इस पर हम चार्ज जमा करते जाएं, जमा करते जाएं, जमा करते जाएं, और इस पूरे कंडक्टर की सराउंडिंग में, इसकी सरफेस के आसपास हम इस ब्रेक डाउन फील्ड के आसपास ना पहुंचने पाए। अगर इस ब्रेक डाउन फील्ड के आसपास पहुंच गए, इस ब्रेक डाउन फील्ड के आसपास पहुंच गए, तो जस्ट उसी पॉइंट पर, वहां उस पर्टिकुलर पॉइंट पर चार्ज लीकेज स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर? हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे, कि ध्यान देना, जस्ट outside the conductor, if electric field exceeds, अगर आउटसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीड्स करती है द डाइपोल्स
द डाइपोल्स ब्रेक्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एयर, मैंने एयर के लिए एग्जांपल लिया है, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। फिर से समझाता हूँ बेटा ये बात। अगर आउटसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीड करेगी, द डाइपोल ब्रेक्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। लेकिन एग्जाम्पल किसके लिए है? एयर के लिए है। हो सकता है किसी और मीडियम की स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा हो। ओके, तो बात समझ सकते हो आप लोग? बिल्कुल समझ सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फील्ड है ये ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ है या ब्रेक डाउन फील्ड है। फॉर एयर, ऐसे ही हर एक मीडियम का अपना एक ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ होता है। अगर आप उस ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ तक रहते हो तो ठीक है, अगर उससे आप एबव गए तो डाइपोल ब्रेक होना स्टार्ट कर देगा और सराउंडिंग में चार्ज लीकेज स्टार्ट हो जाएगी। आप ऐसा भी बोल सकते हो कुछ डाइपोल से चार्ज निकल कर इसको न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देगा। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यहाँ का पॉजिटिव चार्ज डाइपोल की तरह लीक कर जाएगा, डाइपोल की तरफ लीक कर जाएगा। आप ऐसा भी बोल सकते हो। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि सभी कंडक्टर्स के लिए किसी भी मीडियम में एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है अप टू विच आप उसको चार्ज कर सकते हो। तो आप यहाँ लिख सकते हो फॉर एवरी कंडक्टर इन अ मीडियम there exists a limit। ठीक है, यहाँ पर लिमिट लिखा हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, there exists a limit up to which the body means वही कंडक्टर, ठीक है, can be charged। ठीक है, तो for every conductor in a medium there exists a limit up to which the body can be charged। और ये उसकी क्या कहलाती है? दिस इज नोन एज चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? चार्जिंग कैपेसिटी। यहाँ पर कैपेसिटी लिखा हुआ है, चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। ओके बच्चों, इसको हम चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर बोलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। ये मेजरली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मेनली ये 2 बातों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 कि अगर उस कंडक्टर पे ज़्यादा शार्प एज होगी तो वहाँ चार्ज डेंसिटी जल्दी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से उस सराउंडिंग में जस्ट आउटसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी और ब्रेकडाउन होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो पहली बात वो किस पे डिपेंड करता है? शेप ऑफ कंडक्टर। दूसरी बात, सराउंडिंग मीडियम की, जैसे एयर की ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कितनी है? 3 × 10⁻⁶। वैसे दूसरे मीडियम हो सकते हैं, ग्लास हो सकता है, वुड हो सकता है, जिसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ एयर से रिलेटिवली ज़्यादा है। तो इस बात पे भी निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा कि आपने उस कंडक्टर को किस पर्टिकुलर इंसुलेटिंग मीडियम में रखा है। तो दूसरी बात किस बात पे डिपेंड करेगा? चार्जिंग कैपेसिटी, ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ, BS मीन्स ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ सराउंडिंग मीडियम। बेटा एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। जो हमारी चार्जिंग कैपेसिटी है किसी कंडक्टर की, वो 2 बातों पे डिपेंड करेगा कि उस कंडक्टर का शेप कैसा है
और वो कंडक्टर किस पर्टिकुलर मीडियम में रखा गया है।